नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के भौतिक जगत पार्ट 2 पर। ठीक है, इस पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है? पार्ट 1 में हमने पढ़ा है यहाँ भौतिकी क्या है। तो भौतिकी से पहले हमने क्या समझा था? साइंस को। तो व्हाट इज साइंस? ठीक है ना। तो हमने देखा था साइंस को इस तरीके से पढ़ा था, उसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से पढ़ी थी कि प्रकृति में जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती हैं, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में एक तरीके से स्टडी करना और उसी स्टडी को एक सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज करना, उसको व्यवस्थित कर देना, उसी ज्ञान को हमने क्या बोला था? साइंस बोला था। ठीक है ना, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो हमने अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है ना, जिन वस्तुओं के बारे में पता लगाकर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है और उसी को सुव्यवस्थित तरीके से हम व्यवस्थित कर देते हैं, तो वो एक क्या कहलाती है? हमारी साइंस, यानी कि विज्ञान कहलाती है। ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था कि जो साइंस वर्ड होता है वो कहाँ से लिया गया है? एक सींटिया वर्ड से लिया गया, लैटिन भाषा के सींटिया वर्ड से लिया है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से हमें पता है कि किसी भी वस्तु के बारे में पता लगाना, उसके बारे में जानना, वही हमारा क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। फिर हमने देखा था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिजिक्स, इसके बारे में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड लिया गया था वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, ये फ्यूसिस वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति, नेचर। ठीक है। तो यहां से हमें इसकी डेफिनेशन मिल जाती है कि फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम फिजिक्स या इनकी भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रकृति में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखते हैं, दिन रात होते हैं, है ना, दिन रात, सूर्य का गैलेक्सी में चक्कर लगाना, ठीक है ना, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, ये दूसरा हो जाता है आपका उदाहरण। मौसम चेंज हो जाना, ठीक है ना, दिन रात हो ही गया है। तो इस तरीके से इन घटनाओं का हम विस्तृत पूर्वक जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? आपका फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तीसरा हमने पढ़ा था द्रव्य। ये जो यहाँ पे जो वर्ड आया है द्रव्य, इस द्रव्य को मैंने देखा था। ये द्रव्य, इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। मैटर। दोस्तों, हमें इंग्लिश वर्डों की इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये जो द्रव्य है, द्रव्य क्या चीज होती है? ऐसी कोई चीज जिसका कोई द्रव्यमान हो, क्या हो? जिसमें कोई मास हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, ठीक है, जो स्थान घेरती हो, ठीक है ना, जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, यानी कि मैटर कहलाता है। दोस्तों, एक वर्ड आता है द्रव, जो पिछले वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए। द्रव, इसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड। तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, बट दोनों चीजें अलग हैं। बात समझ रहे हो ना। ये जो
जो द्रव है यानी कि जो लिक्विड है, वो लिक्विड एक द्रव्य तो हो सकता है, लेकिन सारे द्रव्य वो आपके द्रव्य नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ छात्र जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य और द्रव्य ये शायद एक ही चीज है, बट ये दोनों अलग चीज है। ये लिक्विड है, ये कोई तरल है, क्या ना, तरल, इनको लिक्विड बोलते हैं, इनकी द्रव बोलते हैं। द्रव जैसे ऑयल हो गया, कोई तेल हो गया, या फिर पानी हो गया, ये सारे क्या है आपके तरल हैं, इनको द्रव बोल सकते हैं। और द्रव्य में आपका कुछ भी आ सकता है, और द्रव्य सभी चीजें होती हैं। सॉलिड जो होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो गैसेस हैं ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, ये मैटर हैं। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो द्रव्य की डेफिनेशन हमने समझ ली है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इनकी E = mc²। ठीक है, इसको किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ये समीकरण जो है आइंस्टीन ने दिया था। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में द्रव्यमान अलग होती है, ऊर्जा अलग होती है। बट यहाँ पे आइंस्टीन ने अपने प्रयोगों से यह साबित कर दिया कि जो मास होता है यानी कि जो द्रव्यमान होता है और जो ऊर्जा होती है वो दोनों एक ही सिक्के के क्या हैं, पहलू हैं। एक ही सिक्के के क्या हैं, पहलू हैं। तो उन्होंने यहाँ पे देखा होगा कोई लकड़ी जल रही है, आप खुद इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई एक लकड़ी है ये, और इस तरीके से ये जल रही है। तो जब लकड़ी जल नहीं रही थी तब उसका आप वेट देखते 1 kg होगा, मान लीजिए सपोज दैट उसका 1 kg होगा, और जलने के बाद उसका 50 ग्राम रह जाता है, यानी कि जो राख का ढेर रह जाएगा, जो कोयले रह जाएंगे वो 50 ग्राम रह जाएंगे। तो बाकी जो वेट था वो कहाँ चला गया, यानी कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और वो एनर्जी कहाँ चली गई, हमारी वातावरण में चली गई। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हम जब द्रव्यमान को नष्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी के रूप में रूपांतरित हो जाता है द्रव्यमान। और उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो उन्होंने यहीं से एक अपने प्रयोगों से एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने यहाँ से समीकरण दे दिया E = mc²। और पार्ट 1 में हमने ये भी पढ़ा है कि 1 ग्राम एनर्जी में, 1 ग्राम मास में कितनी एनर्जी होती है। तो इस चीज को हमने पढ़ा था। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो कमेंट में बताइए कि एनर्जी कितनी निकलती है, 1 ग्राम द्रव्यमान को नष्ट करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। और पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे ये भी देख लेते हैं। दोस्तों हमने कल बोला था कि पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच, ठीक है ना। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, अगर हम ध्यान से अगर देखें फिजिक्स की तरफ तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े पिंडों का यानी कि आकाशीय पिंडों का यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का भी अध्ययन किया गया है। जैसे कि बृहद पिंड में आ जाता है आपका बृहद पिंड, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है ना, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, ठीक है, और यहीं से पृथ्वी हो गई, या बहुत सारे तारे हो गए, ठीक है ना। तो इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े पिंड हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो सूक्ष्म पिंड आ जाते हैं। सूक्ष्म पिंड या सूक्ष्म कण भी बोल सकते हो, ठीक है। सूक्ष्म चीजें जो होती हैं वो होती हैं आपकी अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम
अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्ड आइज हैं, इनसे हम नहीं देख सकते हैं। और वहीं पर जो बृहद पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी वगैरह हैं, इनके भी बारे में फिजिक्स में ही अध्ययन किया गया है और इनके बारे में भी फिजिक्स में अध्ययन किया गया है। तो यहाँ से फिजिक्स को दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। वो कौन सा भाग है? स्थूल। स्थूल दोस्तों, स्थूल का जो अर्थ होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, इसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म जिसे मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो। दोस्तों इसमें इंग्लिश में देखना, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, ठीक है। स्कोपिक, इस तरीके से। तो इनको दो भागों में बांट दिया गया है। अब इसी में हमारी जो फिजिक्स होती है वो कहीं ना कहीं इनमें अलग अलग रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारी स्थूल घटनाएं होती हैं, स्थूल जो फिजिक्स है हमारी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसमें हम बड़े बृहद पिंडों का अध्ययन करते हैं। और इसमें हमारी जो फिजिक्स होती है, इसमें वो चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, इसको इंग्लिश में क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो स्थूल घटनाओं को, स्थूल घटनाएं, इसमें स्थूल घटना में कौन कौन सी घटनाएं आ जाती हैं? एक तो खगोलीय घटना आ जाती हैं, खगोलीय घटनाएं, खगोलीय घटनाएं। और दूसरा आ जाती हैं पार्थिव घटनाएं, पार्थिव घटनाएं, ठीक है ना। आपका इसमें लिखा हुआ है तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे बताया कि हमारी जो फिजिक्स है वो दो भागों में बांटी गई है। फर्स्ट स्थूल, यानी कि इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, और सेकंड जो होता है सूक्ष्म, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक। यहाँ पे ये देखिए, सूक्ष्म में माइक्रो और स्थूल में मैक्रोस्कोपिक। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया है, ये यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक है और ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म। अच्छा, तो ये जो सूक्ष्म है ये माइक्रोस्कोपिक हो जाती है और स्थूल है ये मैक्रोस्कोपिक हो जाती है, मैक्रो, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश थोड़ा देखते रहना। अच्छा, अब ये जो स्थूल घटना है, मैंने बताया कि स्थूल घटना में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। एक तो आती है खगोलीय घटना, खगोलीय, और दूसरा आती है पार्थिव घटनाएं। दोस्तों खगोलीय घटनाएं जो होती हैं वो पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर जो घटनाएं होती हैं, पृथ्वी और उसका जो वायुमंडल है उसके बाहर जो घटनाएं होती हैं उनको हम खगोलीय घटनाएं बोलते हैं। और पार्थिव घटनाएं वो होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी में होने वाली जो घटनाएं होते हैं उनको हम पार्थिव घटनाएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम स्थूल यानी कि मैक्रोस्कोप में रखते हैं। दूसरा है सूक्ष्म घटनाएं। सूक्ष्म घटना में मैंने बताया कि अणु परमाणु, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये चीजें हमारी, इनका इसमें अध्ययन किया जाता है, किसमें? सूक्ष्म भौतिकी यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि जब हम स्थूल घटनाओं को पढ़ते हैं यानी कि बृहद पिंडों की जब अध्ययन करते हैं तो उसमें आती है आपकी चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, इसको बोलते हैं
इंग्लिश में क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये जब हम सूक्ष्म घटनाओं को पढ़ते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम यांत्रिकी। यानी कि इसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने बोला है, इसको चिरसम्मत भौतिकी नहीं बोलते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी बोलते हैं, यांत्रिकी, ठीक है ना, चिरसम्मत यांत्रिकी। और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, या क्वांटम मैकेनिक्स को हम बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। ये सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम किसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, जो हमारी चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत यांत्रिकी है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चिरसम्मत यांत्रिकी यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के। चिरसम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये चीज जो है। अब चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत आती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी आती है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। क्या आती है? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। दोस्तों इंग्लिश का ध्यान रखना, इसमें से स्पेल्ड भी हो सकता है, तो इसको यांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है ना, यांत्रिकी। दूसरा हमारी आती है ऊष्मागतिकी। क्या आती है? ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक। तीसरा आती है हमारी प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स। थर्मोडायनामिक को दोस्तों हम ऊष्मागतिकी बोलते हैं, ठीक है ना, ऊष्मागतिकी। और तीसरा हमने जो बोला है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हम बोलते हैं प्रकाश की, ठीक है। और जो चौथा है वो हमारा आ जाता है दोलन व तरंगें यानी कि ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव्स यानी को हिंदी में इसको बोलते हैं दोलन और तरंगें, ठीक है ना। और जो पांचवी जो हमारी मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो कौन सी है हमारी? वैद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसको हम बोलते हैं वैद्युत गतिकी, ठीक है। तो अब इस बात को हम समझ लेते हैं यहीं से, ठीक है। तो यहां में हम सबसे पहले यांत्रिकी देखते हैं। यांत्रिकी दोस्तों, इस यांत्रिकी में हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? द्रव्य का अध्ययन करते हैं। द्रव्य, अब द्रव्य में कौन कौन आता है? सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और गैसेस चीजें आती हैं। ये तीन चीजें आती हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और दोस्तों ये जो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी है, ये दो नियम पर आधारित है। पहला जो नियम है वो नियम है आपका न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है, नियम।
और दूसरा जो हमारा है, दूसरा क्या है, वो है गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है ना, कर्षण नियम। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। दूसरा हमने जो पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, जो ये जो मैकेनिक्स है, ये दो नियम पर आधारित है, यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियम पर और गुरुत्वाकर्षण नियम पर। ठीक है ना। इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अध्ययन करते हैं और उनकी गति से संबंधित जो भी जानकारियां प्राप्त करते हैं वो हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? मैकेनिक्स के अंतर्गत। दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसको मिटाते जाता हूं ताकि लिखना भी तो है मुझे। ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, ये मैकेनिक्स तो हमने समझ लिया है। अब मैकेनिक्स के अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका क्या? रॉकेट नोदन। ठीक है ना। तो रॉकेट नोदन जो होता है वो आपका न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि एक्शन रिएक्शन जो लॉ है उस पर ये काम करता है, रॉकेट नोदन। ठीक है ना। और दूसरा इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है आपका क्या? ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पिंडों की साम्य अवस्था या उनकी गति, पिंडों की साम्य अवस्था। ठीक है। और बहुत सारे नियम हैं, फिलहाल मैं 2 एग्जाम्पल बता दिया हूं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक के ऊपर। तो दोस्तों ये जो थर्मोडायनामिक है, इसके नाम से पता चल रहा होगा ऊष्मा गतिकी से ऊष्मा के, जहां ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही हो। ठीक है ना। जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित हो रही हो, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही हो, स्थानांतरित, रूपांतरित हो रही हो या फिर स्थानांतरित हो रही हो। ठीक है ना। तो वहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स के जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, वो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंजन। ठीक है ना। क्या है? इंजन। तो हम जो इंजन में अगर देखा जाए, इंजन में हम एनर्जी या तो हम किसी भी तरीके से उसमें एनर्जी डाल सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम एक एनर्जी है ना, वो क्या करता है हमारे अगर भाप का इंजन देखा जाए, भाप का इंजन, तो भाप एक एनर्जी होती है और उस इंजन से हम उसको कार में बदल देते हैं। उस एनर्जी को किस में बदल देते हैं? कार में हम बदल देते हैं। तो ये एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा आ जाता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना। आप उसको फ्रिज भी बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसे प्रशीतक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? प्रशीतक। तो ये जो प्रशीतक है, इसमें भी हम किसका यूज करते हैं? थर्मोडायनेमिक का यूज करते हैं। इसमें भी बहुत कार्य होता है और उसी से जो हम ठंडा करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ऊष्मा गति का ही नियम उसमें यूज होता है। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जब हम थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। अब तीसरा आ जाता है आपका ऑप्टिक्स। क्या आ जाता है? ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन इसमें लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा प्रकाश की। इसमें हम परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण वगैरह ऐसी घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे इसमें अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो पानी का बुलबुला होता है या साबुन का बुलबुला होता है, तो उसका जो कलर होता है वो रंगीन होता है। और ये किसके कारण होता है?
तो उस घटना को हम पता करते हैं तो हम ऑप्टिक्स में पता करते हैं, यानी कि जहाँ पे लाइट यानी कि प्रकाश की बात होती है वहाँ पे हम ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम ऑप्टिक्स भी समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेशन। ठीक है ना, दोलन व तरंगें। देखो दोलन व तरंगों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें साउंड की बात आती है। ठीक है ना, तो जब हम साउंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, साउंड का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम किसका, ऑसिलेशन एंड वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये भी आपकी क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है ना, जिसमें हम ऑसिलेशन एंड वेव्स यानी कि दोलन व तरंगों का यूज करते हैं साउंड में। यानी कि हम जब अगर देखा जाए, अगर मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो फ़ोन से हमारे मुंह से और जो फ़ोन का माइक है इसके बीच में जो मीडियम होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पे हमारा मुंह है। ठीक है ना, ये मुंह हो गया। तो यहाँ से जब हम बोलते हैं तो इसका जो माइक होता है इसमें जो आवाज़ जाती है वो कहीं ना कहीं इसके मीडियम, बीच में जो मीडियम होता है वो वायु होता है, यानी कि एयर होती है, वायु होता है। अब ये जो वायु है हम जब बोले यहाँ से तो इसमें ऑसिलेशन यानी कि दोलन या तरंगें कुछ उत्पन्न हुई इस तरीके से। तो ये जो वेव्स हैं यानी कि जो दोलन है ये तरंगें कहाँ गई, इस माइक, और इस माइक ने उसको रिकॉर्ड किया और उसको कहीं ना कहीं उसको रेडियो तरंगों के रूप में, यानी कि रेडियो तरंगें सॉरी नहीं बोलेंगे उनको, हम बोलेंगे चुंबकीय तरंगें। चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, ये जो फोन से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो आपकी होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये कहीं ना कहीं फोन इसको वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट कर देता है और दूसरे मोबाइल में उसको पहुंचा देता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से बात करूँगी कि जो मुंह से आवाज़ माइक तक जा रही है इसके बीच में मीडियम है। अगर यहाँ जो मीडियम वायु है, अगर ये मीडियम वायु को हटा दिया जाए और यहाँ पे क्या कर दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, तो हमारी आवाज़ माइक तक नहीं पहुँचेगी। तो हम जो बोलते हैं, हमारे बोलने के कारण वायु में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। वायु में क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसी को हम दोलन या तरंगें बोलते हैं और वो अपने आधार पर रिकॉर्ड करके अपनी बात को पहुंचा देता है। ठीक है ना, तो इसमें हम साउंड का जहाँ पे यूज करते हैं, साउंड के बारे में पता लगाते हैं, तो वहाँ पे हम ऑसिलेशन एंड वेव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ऑसिलेशन एंड वेव्स को भी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि वैद्युत गतिकी होती है। वैद्युत गतिकी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई तार रखा है और इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमें ये क्लासिकल मैकेनिक्स की 5 चीज़ें पता चली। कौन कौन सी, एक तो हमने अभी पढ़ा है क्या, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा हमने पढ़ा है ऑप्टिक्स। चौथा हमने क्या पढ़ा है, चौथा हमने पढ़ा है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है ना, ऑसिलेशन एंड वेव्स। और पांचवा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इन 5 चीज़ों को हमने देखा, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं चिर सम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। और क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे हम यूज करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हम यूज करते हैं स्थूल घटनाओं में, यानी कि जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनमें हम चिर सम्मत यांत्रिकी का यूज करके उनके बारे में पता लगाते हैं। जैसे सूर्य की जो गति है, या चंद्रमा की जो गति है, या पृथ्वी की जो गति है, या हमारी जो गैलेक्सी है उसके बारे में पता लगाते हैं। तो इस तरीके से जो भी ये बड़ी पिंडों के बारे में जो घटना होती हैं उनके बारे में पता लगाना हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करते हैं दोस्तों।
याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे अगर पूछ देता है कोई व्यक्ति कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इस तरीके से हम ये 5 चीज़ें पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्वांटम मैकेनिक्स पर, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी जो है उस पर हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।